अच्छा तो बच्चों, आज हम आपको कामचोर नामक कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। इस कहानी को इस्मत चुगताई जी ने लिखा है और इस कहानी में हम पढ़ते हैं आज। तो चलो शुरू करें अपनी कहानी। बड़ी देर के बाद, विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दवैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे। सो लग ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे, कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है। आंगन में कूड़ा पड़ा है। पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। हे खुदा के लिए नहीं, घर के बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने जांचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्यों एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों का पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली, वे क्या करने लगे, डोंगे, कटोरे, गिलास भी ले भागे। सब लोग नल पर टूट पड़े। जहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कहानियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और
दमदार मौसियों फूफियों की फूफमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चार अपना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाकर चले गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़वे दड़वे, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के बर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिरे पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूमा जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां वेन फेल का उफंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़वे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथे उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बूगा को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उमार में छापा मारकर गुजर रही हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी तूफानों की तरह गमा सूंघती हुई हमला करती गई। हसन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांक सो रही थी। उन पर से जो दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झांक दी। इधर ये परले मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। ये चार भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली में बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 धनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर
जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अंगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर धुआं दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पाँव से बांध दिए। अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलककर गिरा तो समझे कि अभी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। और एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर जो था निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता ने व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा लिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछ के और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। जा तो बच्चा राज कायम कर लो, जा मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। टॉर अब्बा ने सबको उतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे से घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करबट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो कहानी है कामचोर, ये कहानी जो है किसने लिखी है? इस्मत चुगताई जी ने लिखी है। और इस कहानी ने हमें क्या संदेश दिया है? इस कहानी ने हमें क्या संदेश दिया है कि कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कामचोर व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, सभी उसे निकम्मा और नकारा समझते हैं। इसलिए कहानी का संदेश है, सभी को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, ना कि बैठे बैठे आदेश देना चाहिए। अपना कार्य स्वयं करने वाले जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। और माँ बाप को अपने बच्चों में बचपन से काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह से नौकरों पर निर्भर नहीं होने देना चाहिए। कहानी में माता पिता द्वारा बच्चों को डांटने का दृश्य दिखाकर लेखिका बताना चाहती है कि कामचोर की कहीं पर भी इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है उसको, अतः सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जल्दी ही हम नई कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।